आज मैं द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ यूनिट पर बात करूंगा। गुप्ता राजवंश के जानने के स्रोत पर। तो हम लोग गुप्त राजवंश के जानने के स्रोत के पहले ये जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में गुप्त राजवंश की उत्पत्ति हुई। तो हम देखें कि गुप्त राजवंश के पूर्व कुषाणों का शासन था और ऐसी अवस्था में कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण के काल का प्रारंभ हुआ वह लगभग चतुर्थ शताब्दी तक चलता रहा और इस समय भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शक्तियां शासन कर रही थी। जिसमें देखें तो इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, पश्चिमी पंजाब में कुषाण वंश का शासन था, लेकिन उनका प्रभाव अब कम हो रहा था। इसके अलावा गुजरात व मालवा के क्षेत्र में शक अभी भी सक्रिय थे, किंतु उनका भी पतन हो रहा था। इसके अलावा भारत के उत्तरी क्षेत्रों के शेष भागों में इस समय अनेक राज्यों एवं गणराज्यों का शासन था और ऐसी अवस्था में आप देखें तो यह काल अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता का काल था और संपूर्ण देश में कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं थी जो इन भिन्न भिन्न छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर सके। इन्हीं परिस्थितियों में आप देखें तो गुप्त राजवंश की स्थापना एवं उत्पत्ति हुई। तो आइए हम लोग बात करते हैं गुप्त राजवंश के जानने के साधन। तो हम देखें कि गुप्त राजवंश के जानने के 3 महत्वपूर्ण साधन हैं: साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खासकर साहित्यिक साधन पे। तो हम देखें कि साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल निसंदेह स्वर्ण काल था, क्योंकि इस पीरियड में भिन्न भिन्न साहित्य की रचना हुई थी और साहित्य उस युग के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात खास करते हैं कि पुराणों में। तो आप देखें गुप्त राजवंशों के संबंध में हमें पुराणों में जानकारी मिलती है। ब्रह्मांड पुराण में देखें तो गुप्त राज्य की सीमा तथा गुप्त सम्राट के साम्राज्य विस्तार आदि का वर्णन मिलता है। दूसरा, वायु पुराण में भी इसी तरह की जानकारी मिलती है। भविष्योत्तर पुराण के कवि युग राज वृत्तांत खंड में गुप्त राजवंश के पूर्व की राजनीतिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही इनके जो प्रारंभिक राजा हैं, शासक हैं, उन पर भी प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण में भी देखें तो गुप्त काल के संबंध में खासकर जो सरनेम है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यह सभी गुप्तकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में आप देखें तो सहायक भी हैं। इसके अलावा गुप्त राजाओं के दरबार में अनेक विद्वान हैं, जिसमें कालिदास के द्वारा की गई भिन्न भिन्न रचनाओं के माध्यम से गुप्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक
सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें उनकी रचना रघुवंश से आप देखें तो समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती है। शूद्रक के मिच्छकटिकम में आप देखें तो गुप्तकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है और साथ ही तत्कालीन शासन प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिल रही है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अन्य कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें मंजूश्री, मूलकल्प, वात्सायन के कामसूत्र, परमार्थ के वसुबंध का जीवन वृत्तांत आदि रचनाओं से गुप्तकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन है। इन सभी रचनाओं से गुप्तकालीन स्थिति के संबंध में, चाहे राजनीतिक स्थिति या सांस्कृतिक स्थिति आदि पर प्रकाश पड़ता है। दूसरे स्रोत के रूप में हम देखें तो खासकर पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें हम लोग अभिलेख, स्थापत्य एवं मूर्ति कला को रखते हैं। तो हम लोग देखें कि जो गुप्तकालीन शिलालेख, स्तंभ, ताम्रपत्र आदि उत्कीर्ण लेख हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। इन लेखों से राजा की वंशावलियाँ, उनके दानशीलता, उनके राजनीतिक जीवन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। इससे आप देखें तो समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, उनकी उपलब्धियां एवं उसके व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहा अभिलेख से उनके विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त अभिलेख से, जो उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, जो बंगाल में उनके विस्तार पर प्रकाश डालता है। साथ ही स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूणों के आक्रमण एवं उसके पराजय के बारे में उल्लेख मिलता है। इस तरह हम देखें तो कहीं न कहीं इन अभिलेखों के माध्यम से बहुत सारी स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आप देखें तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण कराने के संबंध में भी जानकारी मिलती है, जिसे यह ज्ञात होता है कि यह राजा साम्राज्य विस्तार के साथ ही दानशील भी थे, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य भी करते थे। तीसरा, इसके अलावा आप देखें तो सिक्के, तो गुप्त राजाओं के जो सिक्के हैं वो 3 धातुओं में प्राप्त हो रहे हैं, स्वर्ण, रजत और तांबे की धातु में। और इस काल के जो सिक्के हैं एक बहुत बड़ी संख्या में हमें राजस्थान के बयाना क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं, जो लगभग 2200 सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों पर आप देखें तो तिथियां, आकृतियां आदि प्राप्त हो रही हैं, जिससे उस काल के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। और कुछ सिक्कों से
विशेष घटनाओं की भी सूचना मिलती है। जैसे आप देखें तो इनके राजाओं ने जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जैसे राजा रानी प्रकार के, उसमें आप देखें तो एक प्रकार के जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के, उसके मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त की आकृति उत्कीर्ण है और उसके पृष्ठ भाग पर आप देखें तो लिच्छ वह उत्कीर्ण है, जिससे चंद्रगुप्त के लिच्छवियों के साथ संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। उसके अलावा आप देखें तो समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के, जिससे अश्वमेध यज्ञ के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, रामगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश के एरण तथा भिलसा से प्राप्त हुए हैं, जो बहुत बाद में। पुरातात्विक में खासकर स्मारक को देखें तो उसमें इन राजाओं द्वारा जो भिन्न भिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया था, मूर्तियों का निर्माण किया गया था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें भुमरा का शिव मंदिर है, तिकवा जौलपुर का विष्णु मंदिर है, नचना कुठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पार्वती मंदिर है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, भीतरगांव कानपुर का मंदिर है। इन मंदिरों के अलावा आप देखें तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इस काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, करमडंडा, खो, देवगढ़ आदि स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु आदि की देवी देवताओं की मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं, जो उनके धार्मिक आस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मंदिरों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त आप देखें तो इस पीरियड में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न गुफाओं का निर्माण हो रहा था। तो आप देखें कि बाघ जो ग्वालियर मध्य प्रदेश तथा के क्षेत्रों की जो गुफाएं हैं वो भी इसी पीरियड की हैं। अजंता की कुछ गुफाएं, जिसमें 16वीं 17वीं गुफा, खासकर आप देखें तो गुप्तों का वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटकों के साथ हुआ था और वाकाटकों के शासनकाल में ही आप देखें तो अजंता की 16वीं 17वीं गुफाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और जिसमें खासकर गुप्त काल का ही ये पीरियड है, जिससे उस समय के धार्मिक आस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप देखें कि जो बाघ की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, दोनों में अंतर है। जो बाघ की गुफाएं हैं वह लौकिक जीवन पर आधारित है, और अजंता की जो गुफाएं हैं उसके विषय जो है धार्मिक हैं। इन दोनों चित्रों की सहायता से आप देखें तो गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन, धार्मिक आस्था आदि को समझने में महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा आप देखें तो इस पीरियड के जानने के संबंध में विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो मुख्य रूप से हम देखें कि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था, और जिसने यहाँ आने के बाद एक लंबे समय तक रहा और भारत की उन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में आप देखें वैनसांग, वो भी भारत आया था। उसने भी अपनी यात्रा विवरण में भारत के संबंध में जानकारी दिया है, जिसमें गुप्त काल के बारे में भी प्रकाश पड़ता है। तो हम देखें कि खासकर गुप्त काल को जानने के 3 महत्वपूर्ण साधन थे।
साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।